जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है फिजिक्स में भी बनते हैं और केमिस्ट्री में भी बनते हैं। तो ये टॉपिक है फ्रेंड्स आज का रेडियोधर्मिता, जिसमें हम अल्फा, बीटा और गामा कण के बारे में डीप में पढ़ेंगे और रेडियोधर्मिता के बारे में यहाँ पर डीप में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले मैंने सोचा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्ज़ाम पहले रिवीजन इसका कर ले, इसलिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा की गई थी रेडियोधर्मिता की खोज? हेनरी के द्वारा, हेनरी बैकरेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसकी खोज की गई थी 1896 में। तो कभी सन पूछ ले तो सन भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो किसका गुण है ये? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर नाभिक यानी कि न्यूक्लियस का? तो सबसे पहले हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी बोल दीजिए, रेडियो सक्रियता बोल दीजिए या फिर रेडियो धर्मिता बोल दीजिए। क्या होती है? वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी तभी पॉसिबल होती है जब जो एटम हो वो क्या हो? अस्थिर हो, अनस्टेबल हो, उसी में ही रेडियो सक्रियता की जो प्रक्रिया है वो पॉसिबल होती है। तो अस्थायी हो तो वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? आयनीकरण, विकिरण यानी कि रेडिएशन के रूप में अल्फा, बीटा और गामा और इलेक्ट्रॉन इस तरह की रेस को छोड़ता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है रेडियो सक्रियता। तो फ्रेंड्स, यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर नाभिक का? तो फ्रेंड्स, रेडियो सक्रियता किसकी होती है? नाभिक की होती है, न्यूक्लियस की, न कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है पार्टिसिपेंट्स इन रेडियो एक्टिव चेंज, या फिर रेडियो सक्रिय जो प्रोसेस होती है उसमें कौन भाग पार्टिसिपेट करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन या फिर परमाणु का नाभिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें? परमाणु के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द परमानेंट न्यूक्लियस ऑफ एटम। हमें पता है जो स्थायी नाभिक है उसमें रेडियो सक्रियता की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, अस्थायी में होती है। तो स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, न्यूट्रॉनों से अधिक होना चाहिए या फिर न्यूट्रॉनों से कम होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या से हमेशा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप Z से भी डिनोट कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर ही होते हैं। और आपको पता है कि जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू p से ग्रेटर होगी तभी क्या होगा? परमाणु स्थायी होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? अस्थायी, अनस्टेबल होगा। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है फ्रेंड्स? इसे किस में मापा जाता है? क्यूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट्स, पराबैंगनी विकिरण का या फिर अल्फा, बीटा, गामा विकिरण का, फिर रेडियो तरंगों का या फिर अवरक्त तरंगों, इंफ्रारेड वेव्स का? तो आप सभी को पता है उसमें अल्फा, बीटा और गामा कण का रेडिएशन होता है, विकिरण होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का भी ऑप्शन हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हो। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द अल्फा एंड बीटा रेस? तो फ्रेंड्स, अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों की खोज का जो श्रेय है सबसे पहले तो किसको जाता है? रदरफोर्ड को। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द गामा रेस? तो फ्रेंड्स, ये कहीं पर आपको आंसर विलार्ड में मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? रदरफोर्ड है, क्योंकि बेसिक जो अल्फा, बीटा, गामा कण है इनकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद विलार्ड ने भी इसके ऊपर काम किया था। विलार्ड का नाम सेकेंड नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव रे इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस? तो फ्रेंड्स, जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा किरण होती है, उसको क्या माना गया है?
He2++ के बराबर माना गया है, मतलब He2+ को ही क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा किरण कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अल्फा किरण। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? विच इज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी अमंग द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस? तो फ्रेंड्स अल्फा भी निकलता है, बीटा भी और गामा भी निकलता है। अब इन सभी में वेदन क्षमता की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा का होता है। यहाँ मास की बात करें, द्रव्यमान सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा का, और सबसे कम किसका होता है, गामा का। तो वेदन क्षमता, इसका जो मास कम है, ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो वेदन क्षमता है वो क्या होती है, कम होती है। और इसकी क्या होती है, इससे अल्फ़ा पार्टिकल से 100 गुना ज़्यादा होती है, और जो गामा पार्टिकल है इन दोनों से सबसे ज़्यादा होती थी। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेदन क्षमता का। जो इनकी यहाँ पर वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर वेदन क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें हैं, अल्फा आर द रेस। तो अल्फा किरणें क्या होती है, अभी मैंने बताया हीलियम+2 आयन के बराबर होती है। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है, अल्फा इज द चार्ज प्रेजेंट इन द रेस। तो अल्फा किरणों में कौन सा आवेश उपस्थित होता है फ्रेंड्स, He+22 के बराबर मानेगी, इसलिए इसमें ये क्या होता है, धन आवेशित होती है, लेकिन 2 इकाई धन आवेश है। मैंने बताया He2+ के बराबर होती है, इसलिए 2 इकाई धन आवेश इसमें होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो आपको पता होगा कि अल्फा किरण में पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना होता है, 2 यूनिट होता है, ना कि 1 यूनिट। ये गलत करके नहीं आना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें बनी होती है, बीटा रेज आर मेड अप ऑफ। तो फ्रेंड्स बीटा किरणें क्या होती है, ऋण आवेशित होती है, इसलिए ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, द एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार्स। तो फ्रेंड्स आइसोबार सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, संभारिक क्या होते हैं, वो जिनका क्या होता है, परमाणु भार समान होता है, उन्हें कहा जाता है आइसोबार्स। एटॉमिक मास, तो अगर हम नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो देखें, Z, X और A, ये होता है एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर होता है। तो जिनके ये एटॉमिक मास इक्वल होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, आइसोबार्स। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार्स। तो किसके एमिशन से आइसोबार्स का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे कौन से पार्टिकल के निकलने से परमाणु के भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन परमाणु क्रमांक में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर बीटा कणों को निकाल देते हो न्यूक्लियस से, तो ये तो समान रहता है उनका परमाणु भार, लेकिन उनका जो परमाणु क्रमांक है वो एक ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि ये आइसोबार्स बनेंगे, कब बनेंगे, जब बीटा पार्टिकल्स एमिट्स होंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अभी मैंने बताया कौन से पार्टिकल्स से परमाणु क्रमांक यानी Z की वैल्यू +1 हो जाती है, बीटा पार्टिकल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऋणात्मक आवेश होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने बताया किसका होता है, बीटा किरण का। इलेक्ट्रॉन्स का समरूप है, इलेक्ट्रॉन किसके आइडेंटिकल होता है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज इन सभी पार्टिकलों में से किसका है फ्रेंड्स, बीटा कण का। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता सबसे अधिक होती है, क्यों। बीटा रेज हैव द हाईएस्ट बॉन्ड कैपेसिटी देन अल्फा रेज टू इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी के होने पर भी उनकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है, क्यों होती है। पहला ऑप्शन दिया है, बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऋण आवेश होने से उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। हाँ, उसका द्रव्यमान कम तो होता है, और द्रव्यमान कम होने से उसका वेग अधिक होता है, तो वो ज़्यादा मात्रा में जो है ट्रैवल करेगी, बहुत ज़्यादा उसकी जो वेलोसिटी है, उसका वेग है, उसकी गति बहुत ज़्यादा होने से वो ज़्यादा बंधन क्षमता पॉसिबल हो सकती है। तीसरा हम ऑप्शन देख लेते हैं, अल्फा किरणें धन आवेशित होती है तथा उन पर 2 मात्रकों का आवेश होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन अभ्र द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती है, जबकि अल्फा किरणें आकर्षित होती है, तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। तो इसका वैलिड रीज़न है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कि बीटा किरणों का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द्रव्यमान सबसे अधिक किसका होता है, अल्फा का ज़्यादा होता है, फिर बीटा का, और सबसे बिल्कुल 0 होता है गामा का। तो द्रव्यमान कम होने से इसकी वेलोसिटी अधिक होती है, जिससे क्या होता है, इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, क्षमता, वो बढ़ जाती है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डू बीटा रेज देयर पजेस।
तो कौन सा चार्ज होता है बीटा किरणों के ऊपर, सभी को पता है नेगेटिव। गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा, व्हाट आर द रेज मेड अप ऑफ गामा? तो ये मैसन कणों की बनी होती है, न्यूट्रॉनों कणों की, हिग्स बोसन की, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो जो गामा किरणें होती है फ्रेंड न्यूट्रल्स होती है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये किसकी बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। गामा किरणें क्या होती है? व्हाट आर गामा रेज? ये बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली, बाहरी अंतरिक्ष से तो बिल्कुल नहीं आती है, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित, ये भी नहीं। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले उक्त किरणें होती हैं, मतलब कि हाई एनर्जी एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल सेट, या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण अनचार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जन अनावेशित कण, मतलब क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज माना नहीं एमिट होता है, इसको बाद में ज़रूर चार्ज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी? फिर वेधन क्षमता पूछा है, यहाँ पर वेलोसिटी भी मान सकते हैं हम, वेधन क्षमता भी मान सकते हैं। तो किसकी सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा होती है गामा की, उसके बाद होती है बीटा की, और सबसे कम वेधन क्षमता किसकी होती है? अल्फा की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गामा किरण। सबसे कम पूछ लिया जाए तो आप अल्फा पर टिक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा की, उसके बाद होती है बीटा की, और सबसे कम होती है गामा की। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आयनन क्षमता यानी कि आयनाइजेशन कैपेसिटी पूछा है, तो वो सबसे ज़्यादा होती है अल्फा की, फिर बीटा की, और सबसे कम गामा की होती है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आयनन क्षमता और भेदन क्षमता दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक कोई सा भी याद रख लीजिए, दूसरे को उसके अपोजिट कर दीजिए। तो ये गामा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? विच ऑफ फॉलोइंग रेज हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आयनाइजेशन कैपेसिटी? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि सबसे अधिक होती है अल्फा की, तो उसका राइट आंसर होगा अल्फा। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? ऑल द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर ट्रांसफर इनटू फाइनल फ्रॉम आफ्टर डीके। तो रेडियो एक्टिवता हो जाने के बाद, मतलब अल्फा बीटा गामा सभी कण निकल जाने के बाद वो क्या होता है हमें पता, अस्थायी नाभिक स्थायी में परिवर्तन होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो लेड है फ्रेंड्स, सीसा है जिसे लेड कहा जाता है, पीबी, ये सबसे स्थायी नाभिक होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक मैं आपको बता दूं कितना होता है, 82। इसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, इसके बाद वाले सभी रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अस्थायी नाभिक होते हैं। तो जितने भी अस्थायी नाभिक है वो स्थायित्व प्राप्त करके कम से कम जहाँ से अस्थायित्व शुरू होता है वहाँ तक तो पहुँचेंगे ही ना, तो पीबी पर जाके रुक जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप में सीसा यानी कि पीबी यानी कि लेड में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस किरण की होती है? विच इज द लीस्ट परमेबल पावर रे? मतलब जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे जो कम है, न्यूनतम पूछी है, वो किसकी होती है? अब दो प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, एक तो आयनन की आयनन क्षमता और दूसरा है उनकी भेदन क्षमता। और यहाँ पर पारगम्य शक्ति, हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से चेंज करके इन्होंने पूछ लिया, पारगम्य शक्ति या फिर भेदन क्षमता दोनों सेम है, इसलिए क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसकी जो परमेबल पावर होती है, भेदन क्षमता होती है, वो सबसे कम किसकी होती है? अल्फा किरण की। अभी मैंने बताया था जो भेदन क्षमता है वो सबसे कम अल्फा की होती है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री ऑफ इट्स एक्सप्लोरर? तो किसका नाम रखा गया है? पोलोनियम का। निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? तो फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक जो नेचुरल होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले की अगर मैं बात करूँ तो प्रकृति में कौन कौन से पाए जाते हैं? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब प्रकृति वाले हैं। और कृत्रिम वाले कौन से हैं? प्लूटोनियम है, क्यूरियम है, आयोडीन को भी माना गया है,
एंटीमनी और कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को भी क्या माना गया है, कृत्रिम माना गया। अब इन्होंने पूछा ये सब नाम आप याद रख लीजिए, फिर कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसमें से कौन सा नहीं है, यूरेनियम तो होता है, थोरियम भी होता है, पोलोनियम भी होता है, और क्या नहीं होता है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू एक्सप्लोर न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन। तो किसका प्रयोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बोरॉन का। निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अभी मैंने जो लिस्ट बताई थी उसमें से आप चेक कर लीजिए कौन सा नहीं है। अगर उसमें नहीं है तो और भी मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा नहीं है। जर्कोनियम रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। विघटन नाभिक यानी कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो किससे रखना चाहिए, आप सभी ध्यान से, इसका आंसर अभी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पे आके स्टेबल हो जाता है, लेड के पास। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा पीबी, इसमें ही रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमांक में क्या परिवर्तन आता है। तो बीटा कण जब निकलता है, जैसे कि ये हमारा है, जैसे ये है Z, X और A, जब बीटा पार्टिकल निकल जाता है तो जो परमाणु क्रमांक है बढ़ जाता है 1 से, और इसका जो परमाणु भार है उसमें तो कोई परिवर्तन आता ही नहीं, मैंने अभी बताया। तो इसका पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तो होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरे भी आप देख सकते हैं कि कमी नहीं, अपरिवर्तित ये भी नहीं, अपरिवर्तित ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। अभी बीटा कण की बात करी है, अभी अल्फा कण का मैं आपको बताती हूँ। इसका जो परमाणु क्रमांक है, जैसे ये Z, X, A है, परमाणु क्रमांक में कितने की, 2 की कमी आ जाती है, और द्रव्यमान में 4 की कमी, 2 की कमी और 2 की इसमें कमी हो जाए, इसमें इसकी 4 की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर हम ऑप्शन देखें तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि नहीं, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी नहीं, परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित नहीं, परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित और परमाणु द्रव्यमांक में 1 की कमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत ही है, आई थिंक मिस प्रिंट हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परमाणु क्रमांक में कमी होगी, कितने की, 2 की कमी होगी, और परमाणु द्रव्यमान में क्या होगा, 4 की कमी होगी, इसके डबल की। तो ये आप आंसर ध्यान में रख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर सारे रॉन्ग है, अगर ऑप्शन बी में मैंने करेक्शन कर दिया है तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से ऑप्शन बी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बीटा कण का उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा। तो बीटा कण उत्सर्जन कर लेते हैं। चलिए, बीटा कण उत्सर्जन में आप सभी को पता है क्या है, परमाणु क्रमांक में कितने की, 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये 12 हो जाएगा। 12 और 12 किसका परमाणु क्रमांक होता है, अगर आपको टेबल याद होगी तो टेबल रिवाइज कर लीजिएगा इस एग्जाम में जाने से पहले। तो ये मैग्नीशियम का होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यूरेनियम है, इसमें चेंज हो गया तो इसमें कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अगर पेपर अच्छा है लेवल का पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ पर दिया है 92U236 है, ठीक है। इससे क्या बन रहा है फ्रेंड्स, 87U224। तो फ्रेंड्स जब अल्फ़ा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो इसको निकालने की एक रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है, तो इसकी जो रिएक्शन होती है फ्रेंड्स वो ये होती है, +X 2He4 + Y - B 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है पूरी। इस इक्वेशन को आपको याद, ये तो ये क्या है, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन ये जो इक्वेशन है जब भी आपको अल्फा और बीटा का निकालने के लिए दिया जाता है तो वो इक्वेशन जो आपको दे रखी है उसमें आप इस पोर्शन को ऐड कर लीजिए, इससे आप अल्फा बीटा का निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के जो परमाणु द्रव्यमान है और राइट साइड के परमाणु द्रव्यमान है उन सभी को हम इक्वल करेंगे। तो कितना है, 236 इज इक्वल टू 224, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले परमाणु द्रव्यमान होते हैं, +4, ये 4 है, X
और ये कितना है इसका परमाणु द्रव्यमान 0, 0 इंटू वाई, तो ये तो हो जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 12, और ये 4 इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 4 3 12, तो x की वैल्यू मिली 3। तो ये क्या मिले अल्फ़ा पार्टिकल्स, क्योंकि ये क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल के लिए होता है और ये बीटा के लिए। अब बीटा पार्टिकल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बीटा पार्टिकल निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक का जो संरक्षण नियम है वो लगाना होगा, मतलब परमाणु क्रमांक लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले आपको इक्वल करना होंगे। यहाँ पर कितना है परमाणु क्रमांक 2 है, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर कितना है 1 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो y, यहाँ पर हम x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, तो ये हो जाएगा 6 प्लस y, और ये 87 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5, और ये माइनस का है, ठीक है। ये इक्वेशन में मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन है, ये y इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो कितना मिलेगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी कि 1। तो कितने इसमें अल्फ़ा पार्टिकल, 3 अल्फ़ा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की जो दर है उसमें कोई परिवर्तन आता है क्या? तो फ्रेंड्स जो क्षरण की दर है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहती है। यदि 92U38 विघटित होकर इसमें कन्वर्ट होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होंगे, उसकी वैल्यू पूछी है, सेम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, हम एज इट इज इक्वेशन लिख लेते हैं, U238 इससे बन रहा है 91 PA 234, और यहाँ पर मैंने इक्वेशन बताई थी कि आपको लिखना है क्या, x लिखना है और यहाँ पे 2He4 माइनस 1B0Y। अब हमें इस इक्वेशन में ये वैल्यू फिक्स रहती है, मैंने कहा था। अब ये क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा देते हैं, 234 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 0y, तो यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी, 4x इज इक्वल टू 2x, 4 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4x, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1 मिल जाएगी, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल हमें 1 मिला। अब यहाँ पर गामा पार्टिकल पूछा, बीटा का पार्टिकल पूछा है, तो बीटा पार्टिकल कैसे निकालेंगे हम, परमाणु संरक्षण का नियम लगा देंगे, 92 इज इक्वल टू 91 प्लस 2x, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस का नीचे 1 दिया है तो 1y, इसकी वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 2 माइनस y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये इधर आके प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा तो 1, तो कितना बीटा पार्टिकल और कितना अल्फा पार्टिकल मिला 1 1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघ्नाभिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है। व्हाट इज द सिस्टम कॉल्ड विच यूजेज रेडियो एक्टिविटी टू डिटरमाइन द एज ऑफ द प्री हिस्ट्रिक मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स कौन सी जो है मेथड यूज़ होती है उसके लिए, कार्बन काल निर्धारण यानी कि कार्बन डेटिंग जिसे कहा जाता है। मतलब जो पुरानी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पुराने मटेरियल्स हैं, उनकी एज, आपको उनका काल कितनी पुरानी है वो पता करना हो तो कार्बन डेटिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है, द एज ऑफ अर्थ इज असेस्ड। तो पृथ्वी की आयु का आकलन, यहाँ पर चीज़ों का आकलन पूछा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं, लेकिन पृथ्वी की अगर आयु पता करनी हो तो उसके लिए आपको यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करना होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग। अब रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका पता करते हैं, फोसिल का यानी कि जीवाश्म का। सबके लिए अलग अलग यूज़ होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था हेनरी बैकरेल ने इसका खोज की थी और इसने ही इसका प्रयोग किया था। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है, विच पार्टिकल इज नीडेड टू कंटिन्यू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फ्रेगमेंटेशन। तो किसकी ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन्स की। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बम। पूछ सकते हैं आविष्कारकों में इसका क्वेश्चन, जीके में भी पूछ सकते हैं, देखिए जीके में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन, फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री में, मतलब तीन चीज़ों में इसका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परमाणु बम का आविष्कारक कौन है, ऑटो हॉर्न।
परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क? तो किस पर काम करता है? नाभिक विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? अल्फा, बीटा, गामा। किससे पैदा होती है ये? नाभिकीय विखंडन से। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी? सूर्य के पास जो इतनी एनर्जी, इतनी लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कौन सा उसका सोर्स है जहाँ से ये रिलीज कर रहा है या फिर उसको पैदा कर रहा है? तो कौन सी अभिक्रिया सूर्य के अंदर होती है? फ्रेंड्स ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। नाभिकीय संलयन है कि न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें होता है जिसके कारण उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया, किसके लिए किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग? फ्रेंड्स मंदक, मॉडरेटर भी बोल सकते हैं आप उसको, उसकी तरह काम किया जाता है। अभिक्रिया जब बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो उसको मॉडरेट करना है, फिर उसको मंद करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ध्यान रखना, ठीक है। न्यूक्लियस रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? दोनों की तरह काम करना है न्यूक्लियस रिएक्टर में, तो वो कौन सा होता है? भारी पानी यानी कि हेवी वाटर, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन, किससे मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? व्हाट प्रिंसिपल डज द हाइड्रोजन बम वर्क? तो किस सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड्स? ये अभिक्रिया संलयन पर। लेकिन कौन सा संलयन होता है? अनियंत्रित संलयन, अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? में, ठीक है, यहाँ पर में है। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा? जब उसमें गामा कणों का उत्सर्जन होगा, क्योंकि उसमें ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, इसलिए रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। निम्न रेडियोधर्मी तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी? तो कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है उसके लिए? रेडियो सोडियम। अल्फा, बीटा और गामा की भेदन शक्तियाँ अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की, उसके बाद बीटा की, और सबसे कम किसकी होती है? अल्फा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्फा, बीटा नहीं, गामा, बीटा और अल्फा। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट इन रेडियो एक्टिव चेंज, कौन भाग लेता है? परमाणु का नाभिक, अभी मैंने बताया था। ये थे हमारे जो रेडियो एक्टिविटी है यानी कि रेडियो धर्मिता है, और अल्फ़ा, बीटा और गामा कण, इनसे रिलेटेड जितने भी IMP क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने इस वीडियो में आज कवर कर लिए हैं। इसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका किसी में भी पूछ सकते हैं, IMP टॉपिक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।